ऋषि एक ज्वालामुखी को भीषण रूप से फटते हुए दिखाता है। चमकता लावा और काले राख के घने बादल ऊंचे आकाश में उठ रहे हैं जो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। इस प्राकृतिक अराजकता के बीच हरी शल्कयुक्त त्वचा वाले एक विशाल सरीसृप जैसे प्राणी की एक आकृति वहां खड़ी दिखाई देती है। लार टपकाते हुए खाली नजरों से घूरते हुए जैसे कि हो रहे भयंकर झटकों से स्तब्ध हो गई हो। शांत और भयावह जंगल के माहौल में पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों का एक समूह सतर्कता के साथ झाड़ियों से गुजरता दिखाई देता है। उस प्राचीन शिकारी की उपस्थिति से अनजान जो छाया से उन्हें देख रहा है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब लाल चमकती आंखों वाला एक विशाल सरीसृप राक्षस अचानक एक सैनिक के ठीक पीछे प्रकट होता है, जो केवल ठंडे पसीने में जम सकता है जब वह अपनी गर्दन पर मौत की सांस महसूस करता है। स्थिति विस्फोटक अराजकता में बदल जाती है जब वह क्रूर प्राणी कान फाड़ने वाली दहाड़ के साथ हमला करता है, सैनिकों को उस भूखे राक्षस के हमले से बचने के लिए अपनी तलवारें और भाले निकालने के लिए मजबूर करता है। हालांकि कवच पहने एक आदमी तेज और शांत दृष्टि के साथ अपने माथे से एक नीली जलती हुई आभा छोड़ता है। फिर बिजली की तेजी से वह एक विशाल डायनासोर जैसे राक्षस की ओर दौड़ता है। अपनी तलवार का उपयोग करते हुए वह एक बहुत शक्तिशाली घूमती हुई वार करता है जो चमकदार सफेद प्रकाश के विस्फोट का प्रभाव पैदा करता है और प्राणी के शरीर को काटने में सफल होता है, जिससे लाल खून हवा में उछलता है। उस संक्षिप्त लेकिन क्रूर लड़ाई के समाप्त होने के बाद वह आदमी लाल आभा के विस्फोट के अवशेषों के बीच गरिमा के साथ सीधा खड़ा होता है। अपनी तलवार को अपने कंधे के पीछे म्यान में वापस रखता है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी राक्षस असहाय रूप से गिर चुका है। दूसरी जगह एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देती है जो उस कवच पहने आदमी का चेहरा प्रदर्शित करती है जिसने राक्षस को हराया था। पास में एक युवक अपने गालों पर हल्की लाली और प्रशंसा से भरे भाव के साथ स्तब्ध दिखाई देता है। अचानक कोई पीछे से युवक के कंधे को थपथपाता है, जो तुरंत उसे बहुत आश्चर्यचकित भाव के साथ चौंका देता है। सख्त और डराने वाले चेहरे के भाव को बनाए रखते हुए वह बूढ़ा आदमी डांटने वाले स्वर में पूछता है कि युवक अपना काम करने के बजाय वहाँ क्या कर रहा है। वह बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि आजकल के युवा एक समस्या है, क्योंकि वे अक्सर अजीब कल्पनाओं में फंस जाते हैं। उस डांट का जवाब देते हुए युवक तुरंत अपने शरीर को जितना संभव हो उतना झुकाता है, जोर से माफी मांगते हुए। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी उसे तुरंत जाकर वहाँ की बेलों को साफ करने का आदेश देता है। घबराहट और जल्दबाजी की भावना के साथ युवक आज्ञाकारी रूप से जवाब देता है और तुरंत हंसिया लेकर अपना काम करने के लिए दौड़ता है। अपना हंसिया पकड़े हुए वह बहुत चिंतित महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने काम के पहले दिन एक बुरी छाप छोड़ी है और नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि वह बूढ़ा आदमी स्तब्ध और आश्चर्यचकित दिखता है जब वह युवक की असाधारण गति को देखता है, जो बहुत ही फुर्तीली गतिविधियों के साथ झाड़ियों को साफ कर रहा है, जैसे कि उच्च स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग कर रहा हो। युवक इतनी तेजी से काम करता है कि शाखाओं और पत्तियों का कचरा का ढेर पलक झपकते ही सफेद बोरियों में साफ सुथरे रूप से लपेटा जाता है, जो पहले अव्यवस्थित क्षेत्र को चमकदार साफ छोड़ देता है। अपने कंधे पर एक बड़ी बोरी उठाते हुए युवक जाने के लिए तैयार होता है, जबकि दादा केवल प्रशंसा में बड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आजकल के युवा हैं जो इतने परिश्रमी हैं और सिर्फ बगीचे को साफ करने के लिए इतनी अद्भुत क्षमता रखते हैं। दूर चलते हुए युवक थोड़े उदास भाव के साथ सोचते हुए दिखाई देता है प्रेषण शब्द के बारे में। वह एक लंबी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है कि क्या यह उसके लिए केवल एक कल्पना है। दुनिया नष्ट हो गई है और अपनी पूरी जीवन शक्ति खो चुकी है, जैसे कि एक गेम जिसकी सेवा बंद कर दी गई हो। नए हुए और सुनसान शहर का दृश्य छोड़ते हुए उस निराशा के बीच एक अज्ञातपूर्ण इकाई प्रकट होती है, जो शेष मानवता के लिए एक समाधान प्रदान करती है, उन्हें पृथ्वी के विनाश से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते के रूप में दूसरी दुनिया में असाइनमेंट के माध्यम से भेजती है। युवक फिर उदास नजरों से एक इमारत में बड़ी स्क्रीन की ओर देखता है, जो एक मजबूत शूरवीर की आकृति प्रदर्शित करती है। दुनिया की उदास स्थिति के बीच वह उन नायकों के बारे में कथा को याद करता है जिन्होंने पृथ्वी को छोड़कर दूसरी दुनिया में दूत की उपाधि के साथ जाया है। वह महसूस करता है कि पृथ्वी पर अभी जीवन केवल उन दूतों द्वारा दूसरी दुनिया से वापस लाई गई जीवन शक्ति या जीवन शक्ति के कारण ही जीवित रह सकता है, जो लगभग विलुप्त हो चुकी सभ्यता को जीवित रखने का एक अंतिम प्रयास है। तेज और दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ वह अपने हाथ में एक हंसिया मजबूती से पकड़ता है, जैसे कि किसी बड़ी चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। शाम की रोशनी से रोशन रहे हुए शहर के बीच वह अपने दिल में सवाल करता है कि क्या वह भी उन नायकों में से एक बन सकता है। कुछ क्षणों बाद वह आदमी एक संकरी गली से भारी कदमों के साथ चलता है। उसके कदमों की आवाज फटी हुई डामर पर धीरे से गूंजती है। दिन भर के बाद थकान दूर करने के लिए एक लंबी सांस लेते हुए वह शाम की धुंधली रोशनी के नीचे अपने विचारों में डूबा हुआ दिखाई देता है। उस सड़क की सुनसानता के बीच उसके मन में एक संदेह और उम्मीद दोनों है, जब वह सोचता है कि क्या कल उसे फिर से काम पर बुलाया जाएगा।
वह आदमी एक इमारत के सामने पहुंचकर एक लंबी सांस लेता है जो लोगों से भरी और भीड़ भाड़ वाली दिखती है। सांगबोंग प्रेषण केंद्र लिखे साइन बोर्ड को देखते हुए वह महसूस करता है कि वह जगह कितनी भीड़ भाड़ वाली है, बिल्कुल पहले के दिनों की तरह। फिर वह तुरंत कठिनाई से भीड़ को चीरता है, चिल्लाते हुए रास्ता मांगता है क्योंकि उसकी बारी आगे बढ़ने की है। अधिकारी के सामने पहुंचकर वह अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए खुद को ओह चांसू के रूप में परिचय देता है और उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या अब तक की जांच में कोई प्रगति हुई है। हालांकि चांसू को केवल खामोशी से स्वागत मिलता है जब अधिकारी गंभीरता से अपनी मॉनिटर स्क्रीन को देखता रहता है। अधिकारी ओह चांसू के खाते का विवरण देखता है जो दिखाता है कि परिवार खोज शुल्क के रूप में 40,367,200 वोन का भुगतान किया गया है, लेकिन अंतिम स्थिति निराशाजनक परिणाम दिखाती है। अंत में ठंडे स्वर में अधिकारी चांसू का नाम पुकारता है और जोर देता है कि वह जगह बिना लाभ के मुफ्त में काम नहीं करती और चांसू को अपर्याप्त जांच शुल्क के कारण भगा देता है। फिर तुरंत अगली कतार को बुलाता है। हालांकि चांसू बहुत विनती करता है कि कम से कम उसे खबर या स्थान की जानकारी दी जाए। उसे तुरंत उसके पीछे के बड़े शरीर वाले आगंतुक द्वारा धकेल दिया जाता है जो चिल्लाता है कि अब उसकी बारी है। कुछ देर बाद मंद गूंजती सड़क की रोशनी के नीचे रात का माहौल चांसू के लिए बहुत भारी और घुटन भरा लगता है, जो फुटओवर ब्रिज पर एक लंबी सांस लेता दिखता है। उसकी व्यक्तिगत शांति के बीच पुल के नीचे की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोगों की भीड़ धक्का मुक्की कर रही है और शोर शराबे में तनावपूर्ण है। चांसू अंततः घर पहुंचता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और थका हुआ बड़बड़ाता है कि वह घर आ गया है, जबकि बची हुई शक्ति से अपने जूते उतारता है। अत्यधिक थकान उससे गलती से अपने खरीदारी के प्लास्टिक बैग को गिरा देती है, जिससे एक पेय का डिब्बा गिरकर ठंडे फर्श पर धीरे से लुढ़कता है। चांसू को अपने पिता की याद आती है जो एक उच्च स्तर का रिटर्नी था। वह खुशी के पल को याद करता है जब वे एक साथ फुटबॉल खेलते थे, लेकिन वह याद कड़वी हो जाती है जब वह याद करता है कि कैसे उसके पिता को पृथ्वी की बिगड़ती स्थिति के कारण फिर से कर्तव्य पर भेजा जाना था। अंत में उस नायक ने, जो अब बड़ा हो चुका है, उस छोटे बच्चे के लिए था, कभी वापस नहीं आया। उसे अकेला अपने हाथ में गेंद और लाखों अनुत्तरित सवालों के साथ खड़ा छोड़ दिया। उसका दुख और गहरा हो जाता है जब वह उस अंतिम पल को याद करता है जब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, पिता को खोजने के बाद जल्द ही वापस आने का वादा किया और चांसू से कुछ दिनों के लिए शांति से घर पर अकेले इंतजार करने को कहा। वास्तव में वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ और अब वह केवल अपने अंधेरे घर की दीवार के सहारे बैठकर अपने भाग्य का विलाप कर सकता है कि अंततः उसे अकेले जीना पड़ा। अब समय बीतने के साथ वह याद मिटने लगी है कि वह अपने माता पिता के चेहरे को याद करना भी मुश्किल पाता है। जब चांसू उदास बैठा अपने भाग्य का विलाप कर रहा है, अचानक एक जबरदस्त कंपन कमरे को हिलाता है। इसके बाद खिड़की से एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है। चांसू तुरंत खिड़की से बाहर देखता है और वह तुरंत चौंक जाता है और सवाल करता है कि क्या हो रहा है। वहाँ एक रहस्यमय रोशनी आसमान से नीचे उतरती दिखाई देती है और बड़ी शक्ति के साथ विस्फोट करके पृथ्वी पर प्रहार करती है, यहाँ तक कि चांसू पीछे फेंक दिया जाता है, उसके आसपास की चीजों को नष्ट करता है और उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर करता है जब उसका शरीर दीवार से जोर से टकराता है, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद चांसू अंततः धीमी तरह के साथ जागता है। अव्यवस्थित रसोई के फर्श पर थका हुआ बैठकर उस पर अभी हुई अराजकता को समझने की कोशिश करता है। ठीक 8 बजे फर्श पर पड़ा एक फोन जोर से कांपता है जो चांसू को चौंका देता है। फोन की स्क्रीन बहुत जरूरी आपातकालीन सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। प्रकाश की चमक की घटना और रिटर्नी ए की वापसी के कारण तूफान की रिपोर्ट करती है। चांसू अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध है जब वह मुख्य समाचार पढ़ता है जो कहता है कि वह एस रैंक व्यक्ति सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। चांसू आगे पढ़ता है कि वह व्यक्ति भगवान की रक्षा करने में विफल रहने और अपनी पूरी टीम को खोने के बाद अकेले वापस आने के लिए मजबूर हुआ। स्क्रीन को सवालिया निशान के साथ देखते हुए चांसू उलझन में बड़बड़ाता है, यह समझने की कोशिश करता है कि यह बड़ी त्रासदी कैसे हो सकती है। मीडिया कैमरे की रोशनी के सामने रिटर्नी ए की आकृति, जो पट्टियों के साथ बुरी तरह घायल दिखती है, एक भावनात्मक बयान देती है कि उसने भगवान की रक्षा करने में विफल रहने और अपनी सभी टीम के सदस्यों को खोने के बाद मिशन चलाने के लिए अपनी सभी क्षमताओं और योग्यताओं को खो दिया है। पूरे पछतावे के साथ वह जबरन प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के माध्यम से अकेले वापस आने के बाद सेवानिवृत्त होने के अपने फैसले के लिए जनता की समझ की भीख मांगता है। इस बीच चांसू अविश्वसनीय रूप से बड़बड़ाता है जबकि समाचार स्क्रीन को देखता है जो रिटर्नी और दूतों के धीरे धीरे गायब होने के बारे में गंभीर स्थिति की रिपोर्ट करता है और सवाल करता है कि क्या इस तरह की स्थिति में पृथ्वी ठीक रहेगी। वह समाचार 500 मिलियन लोगों से नीचे जनसंख्या में कमी को भी उजागर करता है और सबसे अधिक संभावना है कि कोई और रिटर्नी प्रकट नहीं होगा। निराशा से भरे माहौल में
चांसू इस दर्दनाक वास्तविकता पर विचार करते हुए बैठा है कि न केवल मिशन विफलता के साथ समाप्त हुआ, बल्कि उस रुटनी को सेवानिवृत्ति का फैसला भी करना पड़ा। उस खामोशी के बीच वह दरवाजे की दस्तक की आवाज से चौंक जाता है, जो उसे आश्चर्यचकित करती है कि इस तरह के समय पर उससे मिलने कौन आया है। फिर चांसू धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है, जबकि आश्चर्यचकित महसूस करता है क्योंकि उसे कोई भी उसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। दरवाजा खुलने के बाद वहाँ एक प्यारा सफेद खरगोश दिखाई देता है, जो एक बड़े लाल धनुष टाई के साथ गहरे नीले रंग का सूट पहने हुए टैबलेट के साथ प्रकट होता है। हंसमुख भाव और दोस्ताना बंद आंखों के साथ वह और चांसू का नाम पुकारता है और विनम्रता से पूछता है कि क्या मिस्टर और चांसू वहाँ है। इस बीच चांसू केवल थोड़ा खुले दरवाजे के पीछे से संदेह के साथ झांकता है। वह भ्रमित महसूस करता है और अपने मन में सवाल करता है, क्योंकि वह किसी को नहीं देख रहा है और इसे केवल एक मजाक मानता है। वह खरगोश उत्साह से उसका नाम पुकारता रहता है, जबकि सूचित करता है कि वह नीचे है, जबकि चांसू केवल पूरी चौंक और अविश्वास के साथ देख सकता है। चौंक की चरम सीमा चांसू को हिस्टेरिक रूप से चिल्लाने और पीछे की ओर गिरने पर मजबूर करती है, जब तक कि वह जोर से फर्श पर नहीं टकराता, जो आश्चर्यजनक रूप से खरगोश को भी उस अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को देखकर चौंका देता है। चौड़ी आंखों और व्यापक रूप से खुले मुंह के साथ उसका मन असाधारण आश्चर्य से भरा है, क्योंकि वह एक बोलने वाला खरगोश देखता है, एक असंभव घटना जो उसे वास्तव में अपनी शांति खो देती है। खरगोश चांसू को शांत करने की कोशिश करता है, बहुत खुशी की खबर देकर। चौड़ी मुस्कान के साथ और अपने हाथ में दस्तावेज दिखाते हुए वह खरगोश असाधारण बधाई देता है, क्योंकि चांसू को एक दूत के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है। चांसू बहुत हैरान और अविश्वसनीय लग रहा था जो कुछ उसने अभी सुना था, इतना कि वह हकलाते हुए उस कथन का अर्थ फिर से पूछ रहा था। उसके मन में उसे लगा कि जो बताया गया वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, खासकर इस तथ्य के साथ कि उसके सामने बोलने वाला एक खरगोश था। खरगोश ने चांसू की उलझन को समझते हुए सहानुभूति दिखाई, लेकिन उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि ओह चांसू वास्तव में चुना गया था। कुछ खोजते हुए और फिर वर्ल्ड डिस्पैच सपोर्ट सेंटर से एक आधिकारिक पहचान पत्र दिखाते हुए खरगोश ने जगह बदलने का प्रस्ताव दिया अगर चांसू अभी भी स्थिति के बारे में संदेह में था। जब वे एक चमकती सुरंग से साथ चल रहे थे, खरगोश ने चांसू से विशेष कौशल या अनोखी प्रतिभा के बारे में पूछा जो शायद उसके पास हो। उस सवाल को सुनकर चांसू भ्रमित महसूस करता है और पलटकर पूछता है, जबकि खरगोश समझाता है कि आमतौर पर हर किसी के पास कम से कम एक विशेष क्षमता होती है। हालांकि विनम्र और यथार्थवादी स्वर में चांसू खरगोश को याद दिलाता है कि वह वास्तव में एक दूत बनने के लिए योग्य नहीं है। चांसू समझाता है कि उसकी असाधारण क्षमता केवल पेड़ों या फूलों को अच्छी तरह से काटने तक ही सीमित है। वह बयान तुरंत खरगोश को बेहद चौंका देता है, जिससे उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या सुना। चुपचाप चांसू और भी चौंक जाता है, क्योंकि जिस खरगोश ने उसे आमंत्रित किया वह भी उस जानकारी को नहीं जानता था। खरगोश थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा था, जो उसके हकलाते हुए शब्दों से दिखाई देता है जब वह चांसू को आश्वस्त कर रहा था कि वह ठीक है। थोड़ी मजबूर खुशी का भाव बनाए रखते हुए खरगोश ने पूरे विश्वास के साथ जोड़ा कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे निश्चित रूप से एक उद्देश्य और लक्ष्य होता है। खरगोश ने उसे याद दिलाया कि चांसू के चुने जाने का तथ्य नहीं बदलेगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस आश्वस्त करने वाले बयान को सुनकर चांसू ने एक संक्षिप्त लेकिन ईमानदार धन्यवाद के साथ जवाब दिया। कुछ देर बाद चांसू ने अपने कदम रोके और अविश्वास की भावना के साथ चारों ओर देखा जब खरगोश ने बताया कि वे असाइनमेंट सेंटर में पहुंच गए हैं। उथल-पुथल भरे मन और रुकी हुई सांस के साथ चांसू अपने दिल में बुदबुदाया कि आखिरकार वह अवसर जिसका वह इंतजार कर रहा था उसके पास आ गया है। दृढ़ संकल्प के साथ चांसू ने अपने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, क्योंकि वह विश्वास करता था कि उसके पीछे एक डिलीवरी या कुछ ऐसा है जिसकी उसे बहुत जरूरत है। हालांकि भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जब तक कि उसका शरीर दीवार पर नहीं झुक गया, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला और उसे हैरान और निराश महसूस कराया। चांसू को असंभव दीवार को धक्का देते हुए संघर्ष करते देखकर खरगोश ने हैरानी से पूछा कि चांसू क्या कर रहा है। खरगोश ने फिर उसे बताया कि असली प्रवेश द्वार दूसरी दिशा में है। चांसू चौंका और संदेहास्पद दिखाई दिया जब उसने आगे की ओर देखा, यह पूछते हुए कि क्या जिस जगह वे जा रहे हैं वह वास्तव में प्रवेश द्वार है। उसके बगल में खरगोश ने शांति से उस सवाल का जवाब दिया, पुष्टि करते हुए कि वह जगह वास्तव में प्रवेश द्वार है, और पूछा कि क्या इसमें कोई समस्या है। यह सुनकर चांसू घबराया हुआ दिखाई दिया और जोर से विरोध किया, यह पूछते हुए कि क्या खरगोश यह नहीं देख सकता कि दरवाजा कितना छोटा है और उसे लगता है कि उसके लिए वहां प्रवेश करना असंभव है।
खरगोश परवाह नहीं करता दिखाई दिया और कंधे उचकाते हुए बुदबुदाया कि वह जगह उसके लिए सही है और कहा कि वह खुद उस आकार से ठीक महसूस करता है। उस बेतुकी दलील को सुनकर चांसू निराशा में चिल्लाया कि निश्चित रूप से खरगोश आरामदायक महसूस करता है क्योंकि वह एक छोटे शरीर वाला खरगोश है। चांसू निराश महसूस करता है और खुद से बुदबुदाता है कि वह वास्तव में उस स्थिति से क्या उम्मीद कर रहा था। निराशा की भावना के साथ वह अंततः हार मानने और घर जाने का फैसला करता है। हालांकि उसके कदम तुरंत रुक जाते हैं जब खरगोश शांति से एक सवाल उछालता है जो उसकी जिज्ञासा को उकसाता है, यह पूछते हुए कि क्या चांसू वास्तव में ठीक रहेगा अगर वह बस ऐसे ही चला जाता है। तनाव बढ़ जाता है जब खरगोश उसे जाने से रोकने के लिए चांसू की पिछली असफलताओं को उठाना शुरू करता है। खरगोश याद दिलाता है कि चांसू हर उस परीक्षा में असफल रहा जिसमें उसने भाग लिया, जब तक कि उसे एक मिशन में भेजे जाने के लिए अयोग्य व्यक्ति के रूप में मूल्यांकन परिणाम नहीं मिला। यह सुनकर चांसू स्तब्ध दिखाई दिया और उदास चेहरे के भाव के साथ चुप हो गया, उस कथन की कड़वी सच्चाई को महसूस करते हुए। खरगोश ने फिर एक चुभने वाले सवाल के साथ अपनी बात समाप्त की, यह पूछते हुए कि क्या आज जैसा कीमती अवसर फिर से आएगा अगर वह अभी हार मानने का फैसला करता है। खरगोश ने स्थिति को सुलझाने के लिए विनम्रता से बात की, चांसू से अनुरोध किया कि वह गलतफहमी न करे, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि वह केवल टुआन चांसू के अपने शब्दों को उद्धृत कर रहा था। खरगोश ने अपना अफसोस भी व्यक्त किया क्योंकि चांसू ने घर जाने का फैसला किया। हालांकि वह टुआन चांसू को एक बहुत ही विशेष व्यक्ति मानता है क्योंकि उसे एक कठिन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। चांसू केवल उदासी भरी निगाहों से चुप रहा जब उसने उन शब्दों को सुना, उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक रहस्यमय माहौल बनाते हुए जो उसके पास है। अंततः चांसू रेंगना शुरू करता है, खरगोश का अनुसरण करते हुए जो खुशी से आगे चल रहा था। अपनी निराशा में चांसू भ्रम से भरा हुआ सोचता है कि वह वास्तव में क्या कर रहा है, जब तक कि वह अंततः महसूस नहीं करता कि उसे उस अजीब स्थिति में क्या करना चाहिए। हालांकि जब खरगोश उसे जल्दी आने के लिए बुलाता है, चांसू जवाब देता है कि वह पहले से ही जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि अचानक वह स्तब्ध हो जाता है और महसूस करता है कि उसके सामने कुछ अजीब है। उस छोटे दरवाजे से गुजरने के बाद चांसू ने हैरानी की नजरों से कमरे के चारों ओर देखा और बुदबुदाया कि अंदर की स्थिति वास्तव में उसने पहले जो सोचा था उससे कहीं अधिक सामान्य थी। खरगोश ने उसकी टिप्पणी का सवालिया लहजे में जवाब दिया, जैसे कि वह जानना चाहता है कि टुआन चांसू ने वास्तव में उस जगह के बारे में कौन सी भयानक चीज की कल्पना की थी। खरगोश ने फिर बातचीत को मोड़ दिया, बताते हुए कि संयोग से एक दुनिया है जो चांसू के लिए बहुत उपयुक्त है। यह सुनकर चांसू ने जिज्ञासा से भरकर जवाब दिया और पूछा कि क्या वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विशेष दुनिया है। उत्साह से भरकर खरगोश ने इसकी पुष्टि की और तुरंत ब्लॉक आधारित क्षेत्र विवाद नामक दुनिया का परिचय दिया, उस दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर बुलावा कार्यक्रम की घोषणा दिखाते हुए। उस नाम को सुनकर चांसू चौंक कर उछल गया और अविश्वास के स्वर में दुनिया के नाम को दोहराया, जिससे खरगोश ने जिज्ञासा से भरकर पूछा कि क्या चांसू शायद पहले से ही उस दुनिया को जानता है। हालांकि चांसू ने तुरंत घबराए हुए चेहरे के साथ अजीब हंसी हंसते हुए इनकार किया, कहते हुए कि उसने पहली बार इसके बारे में सुना है और केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह जगह अजीब नहीं है, जिसने तुरंत खरगोश को चिढ़ा दिया क्योंकि उसे लगा कि चांसू केवल जानकार बन रहा है। फिर चांसू की अनभिज्ञता पर हल्की हंसी हंसते हुए खरगोश ने अंततः समझाया कि वह दुनिया अभी सबसे लोकप्रिय जगह है क्योंकि इसमें एक विशेष लाभ है, अर्थात इसके निवासियों को देवता से सीधा संरक्षण मिलेगा। देवता शब्द सुनकर चांसू को रिटर्नी के बारे में खबर याद आई जो भी एक देवता की सेवा करता है, लेकिन खरगोश ने जल्दी से आश्वस्त किया कि इसका हाल ही में हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। अंततः अभी भी बची हुई जिज्ञासा के साथ चांसू ने उस दुनिया में किस तरह के देवता के बारे में और पूछा। खरगोश समझाने लगा कि हालांकि नियमों के अनुसार देवता का आकार आमतौर पर यादृच्छिक रूप से निर्धारित होता है, इस बार कुछ अलग है। फिर अपने चारों ओर बिखरे हुए कार्डों के साथ नाटकीय अंदाज में खरगोश ने कहा कि अगर चांसू अभी फैसला करता है तो वह एक चुनने का अवसर देगा जो बहुत विशेष है। कुछ कार्डों को दृढ़ गति से लेने के बाद खरगोश ने चांसू के सामने 3 कार्ड पेश किए, यह पूछते हुए कि चांसू की क्या राय है और क्या वह अभी अपनी पसंद तय करने के लिए तैयार है। चांसू संदिग्ध दिखाई दिया और घबराहट से लार निकली, अपने दिल में सोचते हुए कि वह यह भी नहीं जानता कि बंद कार्डों में से कौन सी अच्छी पसंद है। खरगोश ने चांसू को आश्वस्त किया कि वह जिस स्थिति का सामना कर रहा है वह बहुत दुर्लभ है, दोनों पसंद और प्रस्तावित अवसर के मामले में। अपने हाथ में कार्ड हिलाते हुए खरगोश ने अलंकारिक स्वर में पूछा कि क्या चांसू को इसका एहसास है। फिर चांसू से अपने सामने रखे कार्डों में से तुरंत एक पसंद करने का आग्रह किया। चुपचाप चांसू ने खरगोश के कथन की पुष्टि की, याद दिलाते हुए कि इस तरह का दुर्लभ अवसर शायद उसके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। अतीत की यादें
जब वह अभी भी पूरे जोश के साथ फुटबॉल खेलता था, उसके दिमाग में घूमती है, जबकि उसका मन सवाल करता है कि वह अभी भी क्यों संकोच कर रहा है और मूर्खतापूर्ण सोच रहा है जब अवसर उसकी आंखों के सामने है। उस प्रोत्साहन से प्रभावित चांसू, जो ठंडे पसीने में दिखाई दे रहा है, अंततः अपने दिल को मजबूत करना शुरू कर देता है ताकि वह एक बड़ा कदम उठा सके जो सब कुछ बदल सकता है। संदेह से जूझने के बाद चांसू ने अंततः अपने दिल को मजबूत किया और जल्दी से एक कार्ड पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जबकि चिल्लाया कि वह उस कार्ड को चुनेगा। चांसू गहरी डरावनी स्थिति में जम गया। उसके चेहरे पर बहते पसीने और उसकी नीली आंखों की पुतलियों से दिखाई देता है जो सदमे से छोटी हो गई जब उसने घबराहट से लार निकली। उसका डर चरम पर पहुंच गया जब एक काले लबादे में रहस्यमय इकाई, जिसकी खोपड़ी में बैंगनी चमकती आंखें थी, उसके सामने प्रकट हुई। काले बैंगनी छाया से उभरते कंकालों के झुंड के साथ कांपते हाथ से एक कार्ड उठाते हुए वह केवल रहस्यमय आभा के बीच उन्मादपूर्वक चिल्ला सकता था जो उसके जीवन को खतरे में डाल रही थी। कार्ड में अस्वीकृति के देवता शीर्षक वाला खोपड़ी प्रतीक 44% प्रतिशत के साथ दिखाया गया था। उस घबराहट के बीच खरगोश ने वास्तव में आराम से उसकी प्रतिक्रिया का जवाब दिया, यह बताते हुए कि सभी भयावहता केवल एक उत्पादन दृश्य प्रभाव थी। चांसू बहुत चौंक गया और साथ ही नाराज हुआ जब उसने अपने सामने प्रकट होने वाली स्थिति स्क्रीन को देखा, अपने दिल में सोचते हुए कि किस तरह का देवता है जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसकी असुविधा और बढ़ गई जब उसने दुर्भाग्य के देवता शब्द 44% समन्वयन स्तर के साथ देखा, जो उसके अनुसार एक बहुत ही बुरा नाम था और शुरू से ही एक अप्रिय प्रभाव देता है। यहाँ तक कि उसे लगा कि संभावना का प्रतिशत बहुत अधूरा और कष्टप्रद महसूस हुआ। चांसू संदिग्ध और थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया जब उसने खांसी की और पूछा कि क्या उसे फिर से ड्रॉ करने की अनुमति है, जिसका जवाब खरगोश ने आराम से और शांति से दिया कि निश्चित रूप से वह ऐसा कर सकता है। उस जवाब को सुनकर चांसू को बहुत राहत मिली, जब तक कि उसने एक लंबी सांस ली और तुरंत पूरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद कहा। कमरे के बाहर चांसू की आवाज सुनाई दी जो बहुत निराश और अविश्वसनीय दिखाई दे रहा था जब वह बार बार भाग्य के खेल में एक ही कार्ड खींच रहा था। उम्मीद और निराश चीखों के साथ कई बार कोशिश करने के बाद चांसू ने फिर से दुर्भाग्य के देवता कार्ड प्राप्त किया, जिसने उसे नाराज होकर चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है। नाराजगी की भावना के साथ चांसू ने विरोध किया कि कैसे संभव है कि हर समय एक ही परिणाम आता रहे, जबकि खरगोश ने केवल उस शिकायत का शांति से उसका नाम पुकारकर जवाब दिया। खरगोश ने ठंडे स्वर में जोर दिया कि उपयोग किए गए कार्डों में कोई समस्या नहीं है। तेजी से घूरते हुए खरगोश ने फिर चांसू से पूछा कि क्या उसने उस स्पष्टीकरण को समझ लिया है ताकि खेल में धोखाधड़ी के बारे में विरोध समाप्त हो सके। खरगोश की कड़ी प्रतिक्रिया देखकर चांसू स्तब्ध और थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया जब उसने समझाने की कोशिश की कि वह कार्ड की समस्या के बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि उसके मन में वह भ्रमित और डरा हुआ महसूस कर रहा था। खरगोश की अभिव्यक्ति में अचानक हुए बदलाव से जो बहुत गंभीर और ठंडा हो गया था। फिर खरगोश ने कुछ कार्डों को तेज लेकिन शांत निगाहों के साथ पेश किया, चांसू को चेतावनी देते हुए कि यह उसका आखिरी मौका है। जोर देने वाले स्वर में खरगोश ने चांसू से बहुत सावधानी से कार्ड चुनने के लिए कहा, क्योंकि वह निर्णय निर्णायक होगा। चांसू बहुत दबाव में था और कांप रहा था जब उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, अपने दिल में प्रार्थना करते हुए कि वह इस बार अपनी पसंद में दुर्भाग्य या विफलता का शिकार न हो। गहरी चिंता के कारण तेजी से धड़कते दिल के साथ वह अपने मन में एक ही अनुरोध को दोहराता रहा, बहुत उम्मीद करते हुए कि इस बार भाग्य उसके पक्ष में होगा। तनाव चरम पर पहुंच गया जब उस कार्ड से अचानक एक चमकीली हरी रोशनी फूटी, हवा में उड़ती हुई फूल की पंखुड़ियों के साथ। जब रोशनी मंद हुई, चांसू लाल चेहरे और खुले मुंह के साथ चौंक गया क्योंकि वह हैरान और राहत महसूस कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार वह प्राप्त कर लिया जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि चांसू थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी उपस्थिति का दृश्य प्रभाव थोड़ा सरल लग रहा था। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने अभी 0.0000001% की संभावना के साथ सुपर दुर्लभता स्तर के साथ समृद्धि की देवी कार्ड जीता है। चांसू तुरंत उस देवी की आकृति के बारे में जंगली कल्पनाओं में डूब गया, जब तक कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी लार टपक रही थी। खरगोश को घृणा से उसे देखते हुए और सोचते हुए कि चांसू किस अश्लील चीज की कल्पना कर रहा है। फिर नरम अभिव्यक्ति के साथ खरगोश ने चांसू को दूसरा मौका देने की पेशकश की, हालांकि पहले उसने कहा था कि मौके खत्म हो गए हैं। चांसू चौंक गया और साथ ही संदिग्ध दिखाई दिया, इसलिए उसने परिणामों या क्या होगा के बारे में पूछा अगर वह वास्तव में उस पसंद के आधार पर निर्णय लेता है। उस जिज्ञासा का जवाब देते हुए खरगोश ने उसे बताया कि उसे तुरंत प्रस्थान करना होगा, जिसने चांसू से चौंक की प्रतिक्रिया उत्पन्न की क्योंकि सब कुछ इतनी अचानक हो रहा था। खरगोश ने चांसू को आश्वस्त किया, यह पूछते हुए कि क्या अभी भी संकोच करने का कोई कारण है, यह जोर देते हुए कि यह एक बहुत ही दुर्लभ सुनहरा अवसर है। उसने समझाया कि वह प्रस्ताव केवल एक साधारण भूमिका नहीं है, बल्कि एक दूत के रूप में स्थिति से आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है
और अंततः एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकता है जो घर लौटता है या एक उत्तरजीवी है। खरगोश ने आगे कहा कि भविष्य में हर कोई चांसू की आकृति की प्रशंसा करेगा। इसके अलावा उसने कहा कि चांसू को भी कई लोगों द्वारा मुक्तिदाता के रूप में पूजा और बुलाया जा सकता है। चालाक अभिव्यक्ति दिखाते हुए खरगोश ने चांसू को इस प्रस्ताव को अच्छी तरह से सोचने के लिए मनाया, यह वादा करते हुए कि एक जीवन जो वास्तव में पहले से अलग है जल्द ही उसके सामने फैल जाएगा। यह सुनकर चांसू सोचने लगा और महसूस किया कि अगर वह अभी की तरह जीवन जीता रहा तो वह केवल बिना किसी प्रगति के एक ही जगह पर चलता रहेगा। अपने कठिन अतीत की छाया के बीच पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ उसने अंततः अपने दिल में सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा निर्णय लेने का समय है जो उसकी किस्मत को बदल देगा। अचानक सिस्टम संदेश प्रकट हुआ, चांसू को बधाई देते हुए, क्योंकि अब उसने आधिकारिक रूप से समृद्धि की देवी की सेवा की है। उस नियुक्ति के कुछ समय बाद सिस्टम ने सूचित किया कि चुने गए देवता का रूप जल्द ही चांसू को प्रकट किया जाएगा। अचानक एक देवी अनुग्रह के साथ चमकती रोशनी के बीच प्रकट हुई, गिरती हुई फूल की पंखुड़ियों और हरी पत्तियों से घिरी हुई जो उर्वरता का प्रतीक है। चांसू बहुत चौंक गया और स्तब्ध रह गया जब उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, लेखन के साथ जो उसके अस्तित्व का आधिकारिक रूप से स्वागत करती है। उसी समय देवी ने उसका सम्मान के साथ अभिवादन किया, चांसू को एक उम्मीदवार दूत के रूप में बुलाते हुए जिसका इंतजार किया जा रहा था। कमरे के बीच में एक चमकीली रोशनी दिखाई दी जिसने आंखों को चौंधिया दिया। चांसू को उस अजीब घटना को देखते हुए स्तब्ध कर दिया। हांफती सांसों और अभी भी अविश्वास दिखाने वाले चेहरे के भाव के साथ चांसू ने पूरी भ्रम के साथ बुदबुदाया, यह सवाल करते हुए कि क्या जो आकृति उसने अभी देखी वह समृद्धि की देवी थी। हालांकि उसका डर जल्द ही आशा की एक किरण में बदल गया। उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जबकि पूरे विश्वास के साथ सोचा कि अगर वह उस देवी के साथ है तो वह निश्चित रूप से उसके सामने किसी भी बाधा का सामना करने और हल करने में सक्षम होगा। जलती हुई भावना के साथ चांसू ने अपनी मुट्ठी बंद की और उत्साह से पूछा कि उसे आगे कहाँ जाना चाहिए, जिसका खरगोश ने चांसू के सही निर्णय की प्रशंसा करते हुए दोस्ताना तरीके से जवाब दिया। कुछ समय बाद एक बैंगनी पोर्टल सर्पिल भंवर के आकार में नाटकीय रूप से प्रकट हुआ और खरगोश ने तुरंत चांसू को उसमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इसने फिर से चांसू को चौंका दिया और भ्रमित कर दिया। चांसू डर से चिल्लाया जब खरगोश ने अचानक उसके शरीर को धक्का दिया, उसे एक ऊर्जा पोर्टल के करीब जाने के लिए मजबूर करते हुए जो एक धमकी भरा आभा विकीर्ण कर रहा था। बुरी तरह कांपते हुए और बहुत पीला चेहरे का भाव दिखाते हुए चांसू ने विरोध करने और संदेह करने की कोशिश की कि क्या उन्हें वास्तव में वहां प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि पोर्टल में बुरा मूड और बहुत खतरनाक है। हालांकि खरगोश ने उसकी झिझक का ठंडे और व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया, यह सवाल करते हुए कि कैसे संभव है कि एक निर्जीव वस्तु की भावनाएं हो सकती हैं, जबकि चांसू को तुरंत प्रवेश करने के लिए जोर देते रहे। अधिक खुशहाल अभिव्यक्ति के साथ खरगोश ने चांसू को पोर्टल पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उसने पूछा कि क्या यह उनकी आंखों में सुंदर नहीं दिखता। हालांकि चांसू ने पीले और डर से भरे चेहरे के साथ प्रतिक्रिया दी, जैसे कि उसके सामने एक बड़े खतरे का एहसास हो रहा हो। अपने मन में वह घबराहट से चिल्लाया कि जो वे देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से कुछ सुंदर नहीं है, बल्कि एक ब्लैक होल है जो किसी के लिए भी बहुत खतरनाक दिखता है जो इसे देखता है। हालांकि चांसू उसके सामने गरजती विशाल बैंगनी ऊर्जा के भंवर का सामना करते हुए कांप रहा था। उसने अपने संकल्प को मजबूत करने की कोशिश की, खुद से बुदबुदाते हुए कि स्थिति चाहे जो भी हो वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अपने बचे हुए साहस के साथ चांसू ने खुद को मजबूत किया और शपथ ली कि वह सफलतापूर्वक कार्य पूरा करके अपनी क्षमता साबित करेगा। हालांकि इससे पहले कि चांसू आगे कोई कार्रवाई कर पाता, खरगोश ने अचानक उसे मारा, जब तक कि वह बहुत चौंक और डर के चेहरे के भाव के साथ हवा में उछल गया। जबकि चांसू असहाय होकर खतरे की ओर तैर रहा था, खरगोश ने केवल शांति से देखा और व्यंग्यात्मक प्रोत्साहन के शब्द दिए, यह कहते हुए कि वह चांसू के काम के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा। एक तनावपूर्ण माहौल में एक रहस्यमय इकाई ने खरगोश की उस कार्रवाई के पीछे के कारण के बारे में एक तेज सवाल उछाला। उदास चेहरे और झुके हुए सिर के साथ खरगोश ने अंततः खुद का बचाव किया, उस आकृति को याद दिलाते हुए कि वे सभी पहले से ही उन नियमों को जानते हैं जो उस मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या दखल को प्रतिबंधित करते हैं। इकाई ने याद दिलाया कि अवसर को गवाया नहीं जाना चाहिए। इकाई ने यह भी ताना मारा कि क्या खरगोश अभी भी अपने देवता को छोड़ने में असमर्थ है, जिसका केवल भारी मौन से जवाब दिया गया। इस बीच चांसू को सिस्टम संदेश मिला, जिसमें 78% पर चल रही प्रगति पट्टी लोड हो रही थी। तैरते सिस्टम पैनल की ओर रिक्त दृष्टि से घूरते हुए चांसू केवल आश्चर्य से बुदबुदा सकता था और सवाल कर सकता था कि वास्तव में उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। सिस्टम ने समझाया कि देवता का प्रतिशत एक गुट की शक्ति की भयावहता का प्रतीक है। पीले चेहरे और चौड़ी आंखों के भाव के साथ
चांसू ने अविश्वास के स्वर में चिल्लाया कि जो प्रतिशत उसने अब तक देखा वह एक संभावना या संभावना नहीं थी, बल्कि एक गुट की शक्ति की भयावहता का संकेतक था। जंगल की खामोशी के बीच हवा में अचानक एक नीला बैंगनी ऊर्जा भंवर प्रकट हुआ, चमकीली रोशनी विकीर्ण करते हुए जो गिरे हुए पेड़ों की खामोशी को विभाजित करती है। कुछ आयामी छेद के केंद्र से गिरता हुआ दिखाई दिया, जमीन पर बड़ी ताकत से टकराया जब तक कि एक तेज धमाका और धूल का बादल न बना। वहाँ चांसू निराशा की अभिव्यक्ति के साथ कमजोर बैठा हुआ दिखाई दिया, अपने सिर को पकड़े हुए जैसे कि उसे अभी अभी बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली हो। अपनी घबराहट के बीच उसने बुदबुदाया जो एक पार्टी की शक्ति या प्रभाव की भयावहता पर सवाल उठाता है, नाराज महसूस करते हुए क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज उसे अभी बताई गई थी। हालांकि जब चांसू ने आगे की ओर देखा, वह स्तंभों के अवशेषों और ऊंचे उठते पत्थर की दीवारों के मेहराबों को घूरते हुए स्तब्ध दिखाई दिया, जबकि पत्तियों के बिना सूखे पेड़ उस जगह पर शांत और उपेक्षित प्रभाव जोड़ते हैं। दबाव और निराशा की मानसिक स्थिति में उसके चेहरे के भाव से दिखाई दे रहा है, जो अस्त-व्यस्त है, आंसू भरी आंखों और मजबूर कड़वी मुस्कान के साथ। तेजी से दबाव और टूटी हुई स्थिति में चांसू रोते हुए दिखाई दिया, यह महसूस करते हुए कि वह खत्म हो गया है। चांसू अपने सामने के खंडहर और बंजर इमारत की ओर रिक्त दृष्टि से घूरता है, जबकि समृद्धि की देवी के रूप में संदर्भित आकृति के बारे में सच्चाई पर सवाल उठाता है। संदेह और व्यंग्य से भरे स्वर में चांसू अपने दिल में देवी की उपाधि और उसके सामने के दुखद दृश्य के बीच इतने स्पष्ट विरोधाभास के बारे में बुदबुदाता है। वह बहुत हैरान और भ्रमित महसूस करता है, सोचता है कि मृत और उपेक्षित दिखने वाले परिदृश्य का कौन सा हिस्सा समृद्धि माना जा सकता है। चांसू चौंक गया और थोड़ा बगल की ओर मुड़ा, जब उसके पीछे सिस्टम संदेश प्रकट हुआ। संदेश ने ओह चांसू को ब्लॉक प्रकार क्षेत्र विवाद दुनिया में स्वागत करते हुए कहा और घोषणा की कि उसे समृद्धि के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा चांसू को उस दुनिया में मौजूद भूमि विवाद खेल तंत्र के माध्यम से यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र स्वामित्व अधिकार रखने का निर्देश दिया गया। चांसू केवल नाराज अभिव्यक्ति के साथ सिस्टम की ओर तेजी से घूरता है और वह सोचता है कि क्या सिस्टम में टाइपो हुआ, क्योंकि उसकी शक्ति अभी भी छोटी है। फिर चांसू ने एक लंबी सांस ली और केवल चुप रहने के बजाय अपने आसपास की स्थिति को देखना शुरू कर दिया, जबकि देवी की खोज करने की कोशिश करने का विचार आया। स्पष्ट रूप से सुनाई देने वाले कदमों के साथ चलते हुए चांसू का ध्यान अचानक उस चीज की ओर आकर्षित हुआ जो उसे जमीन पर मिली। वह भी सवालों से भरा हुआ बुदबुदाया, जब उसे ठीक उसके सामने एक हंसिया पड़ा मिला। उस हंसिया को उठाते हुए चांसू हैरानी से बुदबुदाया कि उस जगह पर हंसिया क्यों है, और अनुमान लगाया कि शायद किसी ने इसे फेंक दिया हो। हालांकि वह खुद खुश महसूस करता है क्योंकि वह वस्तु उसके लिए काफी परिचित महसूस होती है। हालांकि उसका शांत माहौल तुरंत नष्ट हो गया जब वह एक तेज चीख से चौंक गया और एक रहस्यमय आकृति के प्रकट होने से जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और जो ठीक उसके पीछे थी। सतर्कता की भावना के साथ चांसू चौंक गया और महसूस करने लगा कि उसके पीछे प्रकट होने वाली आकृति सबसे अधिक संभावना एक राक्षस है। देवी से मिलने से पहले राक्षस का सामना करने के लिए झुंझलाहट में कोसते हुए चांसू ने अपनी हंसिया को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कसकर पकड़ा, क्योंकि वह उस जगह पर बस ऐसे ही मरने को तैयार नहीं था। समय बर्बाद किए बिना चांसू ने तुरंत उस प्राणी की ओर अपनी हंसिया घुमाई, उम्मीद के साथ कि कम से कम खुद का बचाव करने के लिए एक खतरा दे सके, जिसने उसके सामने राक्षस से चौंकी प्रतिक्रिया को उकसाया। हालांकि अचानक उसकी गति तुरंत रुक गई जब उसने उसके सामने की आकृति में कुछ अजीब महसूस किया। यह पता चला वह आकृति जिसे उसने एक भयानक राक्षस समझा केवल एक छोटा हैमस्टर था जो आंसू भरी आंखों के साथ डर से कांप रहा था। उस प्राणी का अवलोकन करते हुए जो हानिरहित दिखाई दिया, चांसू ने अपने दिल में सोचा कि क्या इतना छोटा आकार वास्तव में एक राक्षस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह देखते हुए कि उसे बिल्कुल भी दुश्मनी या दुर्भावना की कोई आभा महसूस नहीं हुई जो उससे निकल रही हो। चांसू का रवैया अचानक नाटकीय रूप से बदल गया जब उसने महत्वाकांक्षा से भरी चमकती आंखों के साथ चालाकी से मुस्कुराया, जबकि सोचा कि भले ही वह प्राणी हानिरहित दिखे, वह अभी भी एक राक्षस है जो शायद मूल्यवान वस्तुएं देगा अगर सफलतापूर्वक पकड़ा गया। उस धमकी भरी आभा में परिवर्तन ने तुरंत छोटे प्राणी को डर से चौंका दिया और डर से चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि उसका जीवन चांसू के छिपे हुए इरादे से खतरे में हो सकता है। उस हैमस्टर की उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया को देखते हुए जो जोर से रोते हुए संघर्ष कर रहा था, चांसू केवल अजीब अभिव्यक्ति के साथ चुप रह सकता था और थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। अंततः चांसू ने अपना इरादा छोड़ने और उसे बस जाने देने का फैसला किया, क्योंकि उसने उस प्राणी को काफी प्यारा माना। उसे लगा कि जब तक छोटे राक्षस बहुत बड़ी संख्या में एक साथ नहीं आते, तब तक मौजूदा स्थिति अभी भी ठीक रहेगी। हैमस्टर जो पहले उन्मादपूर्वक रोते हुए डर गया था, अब केवल अपने गालों को पकड़े हुए निराशा से सुबक सकता था। हालांकि जब चांसू चलने वाला था, वह हैमस्टर जो पहले निराशा से सुबक रहा था अचानक उसका अनुसरण करने के लिए चलना शुरू कर दिया। उस व्यवहार को देखकर चांसू ने हैरानी से मुड़कर देखा और सोचा कि क्या वह छोटा प्राणी उसका अनुसरण करने जा रहा है, जबकि छोटा राक्षस दूर से अपनी विशिष्ट आवाज के साथ उसे बुलाता रहा। चांसू ने महसूस किया
कि वह प्राणी हमला करने के लिए उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे किसी जगह पर उसका अनुसरण करने के लिए कह रहा हो। जिज्ञासा से प्रेरित चांसू ने अंततः उस हैमस्टर के कदमों का अनुसरण करने का फैसला किया, जो किसी जगह की ओर उसका नेतृत्व करने के लिए उत्साहित दिखाई दिया। लगातार दौड़ते हुए हालांकि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, चांसू ने अपने दिल में सोचा कि वह छोटा प्राणी कितना तेज था और सोचा कि वास्तव में उसकी मंजिल कहाँ है। थकाऊ पीछा अंततः उन्हें एक बिंदु पर ले आया जहाँ हैमस्टर ने अचानक जोर से चिल्लाया और रुक गया। चांसू को चौंका दिया जब उसने महसूस किया कि हैमस्टर का ध्यान आकर्षित करने वाली कुछ चीज उनके सामने है। उसके सामने चट्टानों के बीच स्पष्ट पानी का प्रवाह दिखाई दिया और चांसू ने राहत से चिल्लाया क्योंकि उसे अंततः पानी मिल गया। समय बर्बाद किए बिना चांसू ने तुरंत अपनी पानी की बोतल को उस पानी के प्रवाह में डुबो दिया जब तक कि वह भर न गई। असाधारण प्यास के साथ उसने तुरंत लालची तरीके से पानी पिया, जबकि हैमस्टर भी नदी के किनारे से शांति से पानी पीता हुआ दिखाई दिया। अपनी प्यास बुझने के बाद चांसू ने उस पानी की ताजगी के बारे में पूरी खुशी के साथ चिल्लाया, उसके छोटे दोस्त की खुशी की चीख के साथ जो भी बहुत संतुष्ट दिखाई दिया। चांसू ने अपने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया जो शांत दिखाई दिया और सोचा कि क्या छोटा हैमस्टर वास्तव में वहाँ रहता है, क्योंकि उसकी राय में वह वातावरण एक हैमस्टर के रहने के लिए एक आदर्श स्थान नहीं था। पूरी जिज्ञासा के साथ चांसू ने फिर उस हैमस्टर से पूछा कि क्या वह बहुत समृद्ध देवी के अस्तित्व को जानता है। हालांकि हैमस्टर खुद को साफ करने में व्यस्त था। उस प्रतिक्रिया को देखकर चांसू ने अंततः एक सांस ली और महसूस किया कि उस छोटे प्राणी के साथ मौखिक रूप से संवाद करना वास्तव में असंभव था। हालांकि अचानक हैमस्टर ने फिर से चिल्लाया और इशारा किया जैसे कि उससे अनुसरण जारी रखने के लिए कह रहा हो। इसलिए निराशा लेकिन जिज्ञासा के साथ चांसू ने फिर से चलने का फैसला किया जहां भी वह प्राणी उसे इस बार ले जाएगा। एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचने पर जो ऊंचा उठ रहा था, चांसू हैरान महसूस करता है क्योंकि वह पेड़ मुरझाया और सूखा दिखाई दिया जैसे पृथ्वी पर के पेड़। जब चांसू ने उसके तने को छूने की कोशिश की, अचानक एक अजीब दरार की आवाज सुनाई दी जिसने उसे भ्रमित कर दिया। जैसे ही उसने नीचे की ओर अपनी नजर स्थानांतरित की, वह एक जिनसिंग जैसा पौधा देखकर बहुत चौंक गया जो जमीन पर ठीक उसके पैरों के पास रेंग रहा था। दूसरी ओर हैमस्टर तुरंत चौंक कर चौड़ी आंखों से उन्मादपूर्वक चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि वह प्राणी चांसू द्वारा रौंदा गया। बहुत चौंकी अभिव्यक्ति के साथ जब तक कि उसका मुंह चौड़ा खुला था, हैमस्टर कांपते हुए मरते हुए प्राणी को पकड़े हुए दिखाई दिया। उस अतिरंजित प्रतिक्रिया को देखकर चांसू अजीब महसूस करता है और तुरंत माफी मांगता है जबकि अपने सिर को खुजलाता है जो खुजली नहीं है। उसने फिर संदिग्ध स्वर में पूछा, क्या जिनसिंग जैसा पौधा वास्तव में हैमस्टर का पालतू जानवर है? हालांकि माहौल तुरंत बदल गया जब चांसू के सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, घोषणा करते हुए कि उसने अभी-अभी उस क्षेत्र के देवता को खोज लिया है। इसने तुरंत चांसू को बहुत भ्रमित और अविश्वसनीय महसूस कराया। उसने अपने सिर को खुजलाया जबकि अपने दिल में सोचा कि वास्तव में सिस्टम द्वारा संदर्भित देवी कहाँ है, क्योंकि वह केवल एक छोटे प्राणी को देखता है जो उसके सामने डरा हुआ दिखाई देता है। फिर हैमस्टर ने आक्रामक रूप से उसके जूते को हमला किया और काटा। अंततः चांसू को हैमस्टर को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा जो लगातार संघर्ष कर रहा था, और उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वह व्यस्त था, जबकि वादा किया कि वह बाद में उसके साथ खेलेगा। चांसू द्वारा उसे शांत करने की कोशिश करने के बाद हैमस्टर ने जोर से चीख के साथ जिनसिंग पौधे जैसे प्राणी की ओर इशारा किया। फिर हैमस्टर ने संकेत करना शुरू किया कि वह प्राणी देवता है, जब तक कि वह अंततः चपटा हो गया क्योंकि चांसू ने उसे रौंदा। चांसू पीले चेहरे के साथ चौंक गया जब उसने महसूस किया कि सिस्टम द्वारा देवता के रूप में संदर्भित आकृति वास्तव में केवल जमीन पर सूखी और मुरझाई हुई जिनसिंग की जड़ का एक टुकड़ा था। वह केवल अविश्वास से बुदबुदा सकता था, हास्यास्पद महसूस करते हुए क्योंकि असहाय दिखने वाली जिनसिंग की जड़ महान इकाई थी जिसकी वह इतने समय से तलाश कर रहा था। चांसू हकलाते हुए बुदबुदाया, उस स्थिति से इनकार करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देवी की वह पूजा करता है वह बहुत समृद्ध और उदार होनी चाहिए। आवाज के स्वर के साथ जो तेजी से छोटा और संदेह से भरा हो गया, चांसू ने खुद को आश्वस्त करना जारी रखा कि भयानक या अप्रिय प्रभाव वाली आकृति जैसे वह संभवतः वह देवी नहीं हो सकती जिसे वह जानता है। चांसू स्तब्ध रह गया जब उसने जमीन पर रहस्यमय हरी रोशनी विकीर्ण करते हुए जिनसिंग पौधे को देखा, फिर भ्रम से चिल्लाया कि वास्तव में वह रोशनी क्या है। अविश्वास के स्वर में चांसू ने चिल्लाया कि वह स्थिति निश्चित रूप से झूठ है, क्योंकि उसके लिए चमकने वाली वस्तु स्पष्ट रूप से एक साधारण जिनसिंग पौधे जैसी दिखती है। चांसू ने इनकार और क्रोध से भरे स्वर में चिल्लाया, इस बात पर जोर देते हुए कि देवी की आकृति जो उसने पहले देखी थी वह बिल्कुल भी उसके सामने के पौधे जैसी नहीं है। उसे लगा कि वह अब जो देख रहा है वह देवी के बारे में उसकी मूल छवि या स्मृति से बहुत दूर है, जैसे कि वह उपस्थिति एक अपमान है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। हैमस्टर चौंक गया जब उसने कुछ जांचने के लिए आवर्धक कांच का उपयोग किया, जब तक कि उसे एक चेतावनी नहीं मिली जिसमें लिखा था कि छवि मूल से भिन्न हो सकती है।
इस खोज ने चांसू के लिए असाधारण घबराहट को उकसाया, जिसने तुरंत उन्मादपूर्वक चिल्लाया, अपनी देवी की आकृति का शोक मनाते हुए जो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं निकली। टूटी हुई भावनाओं के साथ चांसू ने महसूस किया कि क्षेत्र और प्रतिशत के बारे में सभी संकेत जो उसने पहले पाए थे केवल इस कड़वी वास्तविकता के संकेत थे। चांसू ने कुछ महत्वपूर्ण महसूस करना शुरू किया जब उसने उस क्षण पर फिर से विचार किया जब उसने कार्ड खींचा, जहां उसने संख्याओं को लगातार बढ़ते देखा लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह केवल एक सिस्टम त्रुटि या एरर था। तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर को पकड़ते हुए उसने अंततः समझा कि प्रतिशत में वृद्धि जो पहले संकेतक पर 44% से 45% तक पहुंच गई थी, एक गलती नहीं थी बल्कि ठोस सबूत था कि उसका प्रभाव और सत्ता का क्षेत्र वास्तव में महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित हो गया था। चांसू बहुत निराश महसूस करता है और शिकायत करता है क्योंकि वह कार्ड इतनी बार प्रकट होता है कि किसी के लिए भी इसे एक अच्छा कार्ड मानना असंभव है। चांसू ने सवालिया निशान और दया की भावना के साथ देखा जब उसने महसूस किया कि समृद्धि की देवी नाटकीय रूप से जमीन पर एक छोटी असहाय पौधे की जड़ में सिकुड़ गई थी। चांसू ने अपने दिल में सोचा, क्या देवी की शक्ति और प्रभाव का नुकसान जो अब केवल 0.0000001% बचा है, उसके दुखद रूप परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण था। भ्रम से देवी की ओर घूरते हुए जो अभी भी होश में नहीं आई थी, चांसू सोचता है कि देवी क्यों नहीं जाग रही। उसके बगल में चिंतित दिखने वाला हैमस्टर धीरे से कराह निकालता है। उस समय देवी की स्थिति के बारे में अनिश्चितता के माहौल को जोड़ता है। उस चिंता के बीच चांसू अचानक भयभीत हो गया जब एक बुरा विचार उसके दिमाग में आया। चांसू डर गया कि कहीं वह ही तो नहीं जिसने गलती से अंतिम घातक हमला किया, जब तक कि देवी इस तरह दयनीय रूप से समाप्त नहीं हो गई। घबराहट में चांसू ने तुरंत अपनी पानी की बोतल का ढक्कन खोला जबकि बुदबुदाया कि उसे पानी देना होगा क्योंकि उसके सामने पौधे की जड़ की आकृति बहुत सूखी और मुरझाई हुई दिखाई दी। उसने फिर सावधानी से उस पानी को जमीन पर पड़ी कमजोर जड़ के ऊपर डाला, जब तक कि कुछ समय बाद एक तेज रोशनी प्रकट नहीं हुई जो उस पौधे को ढकती है, जो तुरंत उसकी स्थिति में सुधार करती है। चांसू के लिए चौंक और राहत की भावना को उकसाती है क्योंकि उसकी कार्रवाई ने परिणाम दिया। चांसू पूरे उत्साह के साथ पानी डालता रहा जबकि चिल्लाया कि उसकी योजना सुचारू रूप से चल रही है और वह और अधिक डालने का इरादा रखता है। उसके नीचे हैमस्टर पानी के तेज प्रवाह को देखकर बहुत चौंक गया और डर गया, जब तक कि उसने घबराहट की चीख निकाली जो चांसू की लापरवाह कार्रवाई पर अविश्वास दिखाती है। देवी की चेतना के नीचे शुरू में वह बहुत ताजा महसूस करती है और सोचती है कि क्या बारिश हो रही है इतने समय के बाद जब से उसने पानी नहीं पिया। हालांकि आराम की भावना जल्द ही घबराहट में बदल गई जब पानी का प्रवाह तेज हो गया। वह महसूस करती है जैसे कि वह डूब जाएगी और डर से चिल्लाती है कि वह वास्तव में अत्यधिक पानी से मर सकती है। अत्यधिक पानी से भीगने के बाद मैंड्रेक बहुत सदमे में दिखाई दिया घूमती आंखों के साथ, लेकिन चांसू ने खुशी से चिल्लाया जब उसने देखा कि पौधा अंततः प्रतिक्रिया कर रहा है, जबकि उसके बगल में हैमस्टर केवल उस दृश्य को देखकर चिल्ला सकता था। फिर चांसू ने छाती पर हाथ रखते हुए विनम्रता से झुका जबकि सम्मान से भरा परिचय दिया। मैत्रीपूर्ण और थोड़े शर्मीले चेहरे के भाव के साथ उसने देवी को नमस्कार किया और अपना परिचय ओ चांसू के रूप में दिया, जो समृद्धि का दूत है। चांसू बहुत स्तब्ध रह गया, ठंडे पसीने के साथ जो बह रहा था, जब उसने महसूस किया कि उसके सामने की आकृति मुख्य देवता है जिसकी वह पूजा करता है। हालांकि मिश्रित भावनाओं के साथ वह अपने दिल में चिल्लाया, यह सवाल करते हुए कि महान देवता असहाय क्यों दिखाई देता है और ठीक से हिल भी नहीं सकता। अंततः लाल चेहरे और सिरदर्द के कारण माथे को पकड़े हाथ के साथ चांसू वास्तव में निराश महसूस करता है और नहीं जानता कि तर्क से परे स्थिति का सामना करते हुए क्या करना चाहिए। निराशा और भ्रम के बीच अचानक एक हरी सिस्टम विंडो प्रकट हुई जो एक संकेत या टिप देती है कि वह किसी विशेष कौशल का उपयोग करके अधिक मजबूत हो सकता है। जिज्ञासा के साथ चांसू ने ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस या समृद्धि का आशीर्वाद नामक एक विशेष क्षमता का एहसास किया, जो विस्तृत स्पष्टीकरण के बिना भी उसका मानना है कि यह कृषि उत्पादन को प्रचुर बनाने के लिए काम करता है। हालांकि जब चांसू ने उस शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की, एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई जो रहस्यमय लेखन पेमिंगलन केपला प्रदर्शित करती है। शुरू में चांसू भ्रम से सोचता है कि क्या पेमिंगलन शब्द वास्तव में गर्दन काटने के कार्य को संदर्भित करता है, जब तक कि वह अंततः कांपते हुए कल्पना नहीं करता कि समृद्धि का अर्थ गिलोटिन का उपयोग करके पूंजीपतियों की गर्दन काटकर समृद्ध जीवन जीना है, एक चरम विचार जो उसे बहुत डराता है। चांसू ने खुद को शांत करने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि समृद्धि की देवी इतनी क्रूर विशेषज्ञता नहीं दे सकती। चिंतित अभिव्यक्ति और मजबूर मुस्कान के साथ उसने सीधे देवी से पूछने का साहस किया, उम्मीद करते हुए कि पेमिंगलन कौशल उसके दिमाग में जितना भयानक नहीं है। हालांकि देवी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया और हाथ की गति जो काटने का संकेत करती है।
जब चांसू ने फिर से पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या उसे वास्तव में सिर काटने का आदेश दिया गया है, देवी ने दृढ़ता से अपने हाथों को मोड़ते हुए मजबूत सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। अंत में चांसू ने स्थिति को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, यह सोचकर कि चूंकि देवी कृषि से संबंधित है, शायद सिर काटने का अर्थ कृषि कार्य के हिस्से के रूप में पशुधन वध के पहलू को शामिल करता है। कुछ समय बाद चांसू ने पीछे की ओर देखा। उसके पास एक छोटे हैमस्टर की उपस्थिति का एहसास करते हुए जो खुश दिखाई दिया और हाथ में हंसिया के साथ अंधेरी निगाहों के साथ वह सोचने लगा कि क्या वह छोटा प्राणी भी उस सूची में शामिल है जिसे उसे वध करना चाहिए।